आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको अगर आप लोगों को समझना है केमिस्ट्री या फिर फील लेना है तो ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए। इसका नाम है आयन एक्सचेंज रिएक्शंस। ये बहुत सारे रिएजेंट्स के लिए हम पढ़ते हैं जनरली, लेकिन आज हम सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, NaOH के लिए पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब NaOH को अगर कोई भी आप सॉल्यूबल सॉल्वेंट्स में डालोगे तो वो Na+ और OH- में टूट जाएगा, और Na+ हमेशा सॉल्यूबल होता है। आप लोग ये याद करके रख लीजिए कि Na+ हमेशा सॉल्यूबल होता है। तो Na+ तो सॉल्यूबल हो गया। अब Na+ को अगर हम किसी भी कंपाउंड के साथ मिला दे तो वो हमेशा टूट जाएगा, उसके साथ कोई संबंध बनाना नहीं चाहता, तो उससे हम क्यों हम उससे बात करें। अब आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमेशा इनसॉल्यूबल होता है, एक्सेप्ट आप लोग देख ही सकते होंगे, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा हाइलाइटर ले लेते हैं। हाइलाइटर कौन सा वाला लें, हाइलाइटर का कलर हम ले लेते हैं ब्लू वाला। ये देखिए इनसॉल्यूबल होता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा यार, येलो वाला ले लेते हैं, येलो दिखाई देगा। OH- इज इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट अमोनियम फर्स्ट Ba2+, Sr2+ एंड Ca2+। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कब इनसॉल्यूबल नहीं होता है। इनसॉल्यूबल नहीं होता है अगर उसके साथ ये सब एनायन ने अगर कभी भी प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल आयन के साथ बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये जो X है ना, हम पहले इसको पेन ले लेते हैं वरना फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगा। पेन ले लेते हैं। ये जो X है ये 1 से लेके 3 तक ही हो सकता है, मतलब मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 3 से ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो जब हाइड्रोक्साइड बनेगा तो वो मेटल मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर शो करने लगेगा। अगर कोवैलेंट कैरेक्टर शो करने लगेगा तो इनऑर्गेनिक में उसका कोई काम नहीं है, तो हम उससे कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। इसीलिए हम हमेशा जो मेटल लेते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से लेकर 3 तक रखते हैं। नाउ एम कांट बी NH4+, फर्स्ट है Ba2+, Sr2+ एंड Ca2+। ऑब्वियसली क्योंकि ये सब तो इनसॉल्यूबल, ये इन सब की वजह से तो OH हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल हो जाएगा। अगर इनके साथ कंपाउंड बना लेगा हाइड्रोक्साइड तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। अगर वो सॉल्यूबल हो गया तो वो और सख्त लौंडा नहीं रहेगा। सख्त लौंडा यानी वो कभी भी नहीं टूटेगा। अगर किसी के साथ संबंध बना लिया तो वो कभी नहीं टूटेगा। तो अगर ये सब आ गए तो उसका सख्त लौंडा वाला जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये सब नहीं लेंगे। और अगर वो ख़त्म हो गया तो वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, सोडियम आयन की तरह, तो उससे भी हमारा कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब जो MOH है ना, मतलब जो हाइड्रोक्साइड है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये PPT बनाता है। ये क्या बनाता है, PPT। ये हमेशा रिएक्शन में PPT बनाता है। PPT बनाता है तो PPT का कलर भी होना चाहिए। कलर समझने के लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। तो एज ऑल ऑफ द हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स मेक PPT, सो इट्स ऑल्सो कंटेन कलर्स। तो हमेशा PPT कलर को कंटेन करेगा। देखिए यहाँ पे कलरफुल तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है। D10 वाले जो कंपाउंड है वो हमेशा वाइट होंगे। D10 के साथ जब भी वो बनाएगा, समझ लीजिए ZnOH। यहाँ पे जिंक जो है ना, ZnOH में जो जिंक है वो D10 स्टेट में है, तो ये हो जाएगा वाइट। ऐसे ही जो कंपाउंड्स D10 के साथ बनाएगा वो हमेशा वाइट हो जाएगा। D1 से 9 वाले कलर्ड रहेंगे। उसमें से भी ये याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं करेला एंड फेनी। इसका न्यूमोनिक में इधर लिख रहा हूँ, देखिए करेला और फेनी ग्रीन। तो करेला से क्या आ जाएगा दोस्तों, करेला से आ जाएगा Cr, और फेनी से क्या आएगा, फे से फेरस +2 स्टेट में, निकेल से भी +2 स्टेट में, और यहाँ पे जो क्रोमियम है वो होगा +3 स्टेट में, और इनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये कुकर, CuCr कुकर।
कुकर हर दोनों ही +2 में होगा और उसका जो कलर होगा वो होगा ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया कलर वाला पार्ट। तो इतना ही था। अब इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो कभी CUET में पूछेगा नहीं। CUET में मतलब इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर पढ़ने का इच्छा हुआ तो आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं, JD ली से पढ़ सकते हैं, या फिर VK जायसवाल में भी अगर शायद दिया हुआ है, या फिर आप YouTube में सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ इसके बाद वाला क्या है। सो इसके बाद वाला जो है वो है, देखिए अब यहाँ पे क्या बना, MOHX। अब ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो हो सकता है बेसिक और एक हो सकता है एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक कब होगा, इसका भी एक न्यूमोनिक है, मैं बता दे रहा हूँ। जनाबे पता नहीं क्या हो रहा है ये, जनाबे अली सुनाकर गए वो सभी आसमान 3533 के प्रभु। अब जनाबे का जिंक, यार जनाबे से आ गया जिंक, बे का आ गया बेरिलियम, अली का आ गया एल्युमिनियम, सुनाकर से आ गया टीन, कर से आ गया क्रोमियम, गे से आ गया गैलियम, वी से आ गया वेनेडियम, सभी से आ गया SB, आसमान से आ गया AS, और ये जो 3 5 3 3 है ये आ जाएगा 3 5 3 5 3 3। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। वेनेडियम होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और बाकी सारे होंगे 3 में, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और के प्रभु से ये आ गया PB। तो जब भी इनके साथ हाइड्रोक्साइड बनेगा वो होगा एम्फोटेरिक। तो इतना मैंने बता दिया। अब जब इनके साथ फिर से रिएक्शन कराया जाएगा NaOH का तब क्या होगा, तब जब बेसिक में है तो बेस से तो बेस का रिएक्शन होगा नहीं, तो यहाँ पे तो नो रिएक्शन आ जाएगा बेस के साथ NaOH का, तो ये तो नो रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन एम्फोटेरिक के साथ जब करेगा NaOH रिएक्शन तो एम्फोटेरिक एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और रिएक्शन हो जाएगा एसिड बेस। अब एसिड बेस होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। किसका सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट जो बनाएगा वो क्या होगा, वो होगा वाटर सॉल्यूबल। और अगर वो वाटर सॉल्यूबल हो गया तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन का जो गति है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें अब केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला भी पार्ट आ जाता है। थर्मोडायनेमिकली ये कैसे स्टेबल है वो सब आप अगर चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसका CUET में तो कोई काम नहीं है, JEE मेंस में आ सकता है और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, क्योंकि एडवांस का कोई कहा नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय।